चैप्टर 1। अब देखते हैं चैप्टर 1 में किस तरह के सवाल आ रहे हैं और क्या है। एक्सप्लेन प्राइवेट कंपनी एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट विद रेफरेंस टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस रूल पे कमेंट करें कि डायरेक्टर जो है किसी भी फुली पेड शेयर्स के ट्रांसफर को नहीं रिफ्यूज करेंगे अनलेस ट्रांसफर डीड डिफेक्टेड या इनवैलिड हो। तो प्राइवेट कंपनी और उसकी शर्तें पूछी हैं और कहा कि आप एक्सेप्शन बताएं इस रूल की कि अगर डायरेक्टर अगर कोई शख्स शेयर ट्रांसफर के लिए अप्लाई करे तो हम उसको रिफ्यूज नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे जाहिर है प्राइवेट कंपनी के अंदर हमने रिस्ट्रिक्शन डाली हुई है, तो वहां ट्रांसफर डीड ठीक भी होगी तो भी हम रिफ्यूज कर देंगे क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछी है और पूछा है कि बताएं क्या अगर ट्रांसफर डीड वैलिड भी हो तो कौन सी सिचुएशन में इनकार होगा। तो हम कहेंगे प्राइवेट कंपनी के केस में आपने सीधा सीधा इनकार कर देना है। अल्फा एसोसिएट एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं लिमिटेड कंपनी के तौर पे, लेकिन ये वर्ड लिमिटेड नहीं लगाना चाहते। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, चंद लोग हैं मिलकर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो लिमिटेड का वर्ड नहीं लगाना चाहते। आपने कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताना है वो कौन सी कंडीशन है दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड बिफोर एससीसीपी में इशू अ लाइसेंस, कि वो लिमिटेड के बगैर भी अपना एक इदारे का नाम बना के चल सकते हैं। तो लाइसेंस हासिल करने की जो 4 शर्तें थी वो पूछी हुई हैं और बताएं वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें लाइसेंस रिवोक हो सकता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। ये जिस जमाने का सवाल है उस जमाने में कंपनीज ऑर्डिनेंस हुआ करता था और उस जमाने में ज्यादा लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं थी, लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2017 जब आया तो उसने काफी लंबी चौड़ी डिटेल्स बताई। आज के जमाने में ये सवाल आता तो ये 7 से 8 नंबर का कम से कम होता, क्योंकि अब हमें पूरे कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि आपने इतने दिनों में यूं करना है, इतने दिनों में यूं करना है, इतने दिनों में यूं करना है। तो एक टाइप 2 सवाल था जिसमें उन्होंने पूछा है कि लाइसेंस हासिल करने की कंडीशंस बताओ और लाइसेंस रिवोक किस वजह से होता है और उसके बाद क्या होता है, पूरा सेक्शन ही पूछ डाला। तो आइडियली ये 15 नंबर का सवाल होता आज के जमाने में तो ये हमारी किताब से आंसर होता। उस वक्त चूंकि इसका आंसर छोटा होता था तो इसलिए उन्होंने नंबर थोड़े से कम किए। तो ये अंडर एलोकेशन ऑफ मार्क्स है और उसके पीछे मैंने आपको रीजन बता दी कि कंपनीज एक्ट में ज्यादा लिखा हुआ है लेकिन कंपनीज ऑर्डिनेंस में कम लिखा हुआ होता था इसके बारे में। Identify the situation specified under the Companies Act in which a company shall be considered to be a subsidiary of another company। एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी कब मानी जाएगी? लो जी, इन्होंने सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पूछ ली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सनराइज प्राइवेट लिमिटेड प्लान कर रहे हैं कि वो फंड्स रेज करें 80 मिलियन की जनरल पब्लिक से ताकि वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह को मीट कर सकें। ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल इस वक्त 200 मिलियन है। बताएं कंपनी को क्या चेंजेस करनी होंगी आपको अपने आर्टिकल्स में ताकि आप रेज कैपिटल कर सकें पब्लिक से। आर्टिकल्स में क्या चेंज करना होगा? अगर कहते हैं ना आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में, तो हम कहते हैं भाई आपका ऑथराइज कैपिटल भी 200 मिलियन है, पेड अप कैपिटल भी 200 मिलियन है, तो पहले मेमोरेंडम चेंज करो और अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ा लो। लेकिन इस वक्त उन्होंने मेमोरेंडम की चेंज नहीं पूछी, वो कह रहे हैं बताओ आर्टिकल्स में क्या चेंज करना पड़ेगा। एक प्राइवेट कंपनी है और वो प्राइवेट कंपनी अवाम से पैसे मांगना चाह रही है, ये पब्लिक से कहना चाह रही है कि और मेरे लिए सब्सक्राइब करो। तो बेसिकली हमें बताना होगा कि नहीं भाई अब आपको अपने आर्टिकल चेंज करके वो 3 रिस्ट्रिक्शंस खत्म करनी होंगी। वो 50 मेंबर्स वाली रिस्ट्रिक्शन, वो शेयर ट्रांसफर करने वाली रिस्ट्रिक्शन, वो इनवाइट करने वाली रिस्ट्रिक्शन। आप ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म करेंगे ताकि आप एक पब्लिक कंपनी बन जाए। दूसरा, आप अपने नाम के साथ वो जो प्राइवेट का वर्ड्स लगे हुए हैं वो खत्म कर देंगे। तो टेक्निकली इन्होंने डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी पूछी है चालाकी से और आपको ये नहीं कहा कि हमें प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कर दो। उन्होंने कहा एक प्राइवेट कंपनी है वो जनरल पब्लिक से पैसा मांगना चाहती है तो बताओ आर्टिकल्स में क्या चेंज करे। तो आप कहेंगे आर्टिकल्स में ये 3 शर्तें तो चेंज कर दें ताकि आप पब्लिक कंपनी बन जाए और दूसरा ये है कि आप प्राइवेट के अल्फाज अपने नाम के साथ हटा दें। तो ये ना भी बताएं, पहली 3 बता दें, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन भी बता दें तो भी चल जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी वो है विच बाय आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो आर्टिकल में ये वाली चेंजेस का मतलब है कि वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। टाइप 2 सवाल बनाया, देखने में लॉजिकल था लेकिन पूछी हुई उन्होंने डेफिनेशन थी। शबान एंटरप्राइजेज एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, डायरेक्टर एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं लेकिन इसकी नेचर ऐसी है कि वो नहीं चाहते कि वर्ड लिमिटेड इसके नाम में हो। बताएं वो क्या कंडीशन मीट करनी होंगी जिससे आप अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर लें। यानी कि ऐसा इदारा जो आप लिमिटेड का वर्ड नहीं यूज करना चाह रहे हैं, अच्छे कामों के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो क्या शर्तें पूरी करेंगे? तो लाइसेंस हासिल करने की जो 4 शर्तें हमने पढ़ी हुई हैं वो उन्होंने पूछी हैं। यानी कि शाबान एंटरप्राइजेज होती या रमजान एंटरप्राइजेज होती, वो 4 शर्तें फॉलो करनी है।
स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होती है जनवरी 2012 में। बिलाल के पास 90% शेयर्स हैं और 10% शेयर्स उसकी बीवी के पास हैं। इसका मतलब है 2 हैं इसके मेंबर्स। बिलाल इंटेंड टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। बिलाल अपनी इस कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है, अनलिस्टेड। लिस्ट डाउन नेसेसरी चेंजेस दैट एसपीएल वुड हैव टू मेक इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स में क्या चेंजेस करनी पड़ेगी? वही वाली बात है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक बनना चाह रहे हैं, आप तो आपको प्राइवेट की वो 3 शर्तें माइनस करनी पड़ेंगी। जिस जमाने का सवाल है, उस जमाने में हमारे सिलेबस में रूल्स होते थे कि प्राइवेट से पब्लिक में कैसे कन्वर्ट हो। तो आज की डेट में हम इसको आंसर करेंगे कि भाई आप वो प्राइवेट की 3 शर्तें रिमूव कर दें तो फिर आप पब्लिक कंपनी बन जाएंगे। तो ये उसी तरह का सवाल जिस तरह का हमने इससे पहले देखा था। स्टेट ब्रीफली रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन अंडर विच अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। प्राइवेट कंपनी किन शर्तों के तहत इनकॉर्पोरेट होती है? टाइप 1 सवाल इन्होंने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन रट्टे में पूछ ली। Under provision of Companies Act, list the circumstances under which Mahkoom Limited may be deemed to be subsidiary of Hakim Limited. Rather than वो कहते हैं एक कंपनी दूसरे की सब्सिडरी कब कहलाएगी, उन्होंने 2 नाम ले लिए। उन्होंने कहा बताएं कब महकूम लिमिटेड हाकिम लिमिटेड की सब्सिडरी कहलाएगी। टाइप 2 सवाल है, आप कहेंगे कि फॉलोइंग केसेस में महकूम लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ हाकिम लिमिटेड समझी जाएगी और नीचे आपने फिर होल्डिंग सब्सिडरी की वो 3 जो शर्तें हैं वो बता देनी है। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं स्पेशल रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? टाइप 1 रट्टे वाला सवाल उन्होंने पूछा, फड़का फड़कू देंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज मेंट बाय टर्म मेंबर एज डिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट में टर्म मेंबर उन्होंने पूछा तो ए जो है इसमें प्योर रट्टा हो गया। और बी को देखते हैं। पाबंद लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में है और रजिस्ट्रार के पास उन्होंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया है रजिस्टर करना। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं कि उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है इस रिफ्यूजल के बाद, वो क्या कर सकते हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं इस रिफ्यूजल की और क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है। तो रीजन ये हो सकती है, हमने कहा था कि रजिस्ट्रार देखेगा कि आपने कंपनी लॉ वगैरह को फॉलो किया है, अगर नहीं फॉलो किया तो आपको रिफ्यूज कर देगा। ऑप्शंस क्या है? आप रिवाइज डॉक्यूमेंट भी जमा करा सकते हैं, आप अपील में भी जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस उन्होंने पूरा का पूरा पूछ लिया। टाइप 2 सवाल है, पाबंद होती या गैर पाबंद होती, वो प्रोसेस वही है। आपसे उन्होंने कोई बहुत लॉजिकल डिबेट नहीं करवाई, एक प्रोसेस पूछा है। तो टाइप 2 सवाल में नॉर्मली प्रोसेस, डेफिनेशन, ये इस तरह की चीज पूछते हैं किरदारों को यूज करके। ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफन नीड प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। और कुछ सर्टन कंडीशन है जो जिससे आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है। वर्ड लिमिटेड आप नहीं लिखेंगे, वो कंडीशंस बताएं और वो अथॉरिटी बताएं जिसने आपको ये लाइसेंस देना है कि आप बगैर लिमिटेड का नाम लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वही 4 शर्तें, वही एससीसीपी को अप्लाई करना। टाइप 2 सवाल है, आप नोट कर रहे हैं, आपको चंद सवालों की रेपिटेशन नजर आ रही है। बॉडी कॉर्पोरेट कैसे कहते हैं? टाइप 1 सवाल, रट्टा पूछ लिया। रजिस्ट्रार ने आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया है, बताएं इस इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने का मतलब कंपनी रजिस्टर हो गई है, जो उसके मेंबर्स जिन्होंने नाम दिया था वो डायरेक्टर्स बन जाएंगे, कंपनी प्रॉपर तरीके से काम करेगी और कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन है। किताब में एक लिस्ट दी हुई है 3-4 पॉइंट्स की, सीधा सीधा सा रटा, लेकिन चूंकि यहाँ किरदार आ गया अनजान लिमिटेड तो इसलिए हमने उसको टाइप 2 कह दिया। कंपनीज एक्ट की प्रोविजन बनाए सर्कमस्टांसेस में एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग कहलाएगी, रट्टे वाला सवाल। जीटा एसोसिएट रजिस्टर होना चाहती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विदाउट एडिंग द वर्ड्स लिमिटेड। एक ही सवाल, एक ही आइडिया, एक ही थीम है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट आईकेप में जाने से पहले पास पेपर्स करके गया होता है तो उसको थीम समझ आई होती है कि इसमें से किस किस तरह से सवाल जनरेट हो रहे हैं। लिस्ट द कंडीशन जो उसको सेटिस्फाई करनी होगी कि वो लिमिटेड का वर्ड ना लगाए, तो वही 4 शर्तें आईसीसीबी के पास आप चले जाएं तो आपका काम हो जाएगा। मलिक और आजाद प्रोमोटर है मासूम लिमिटेड के और वो कंपनी का मेमोरेंडम बना रहे हैं। एडवाइस करें कंपनी लॉ के मुताबिक कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल फॉर रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को रजिस्टर करने के लिए इनको कौन कौन सी चीजें फुलफिल करनी होंगी और रेमेडीज बताएं अगर रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो गई। तो हमने कहा था कि आप क्या करें, आप मेमोरेंडम पकड़ें, आप आर्टिकल पकड़ें, आप डेक्लेरेशन पकड़ें और आप जमा करा दें ये सारी चीजें मिस्टर रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार अगर रिफ्यूज करेगा तो आप उसको रिवाइज डॉक्यूमेंट जमा कराएं, आप अपील में भी जा सकते हैं। तो वो सारी बात आपने यहाँ पे इनको बतानी है। टाइप 2 सवाल है, उन्होंने आपसे प्रोसेस पूछ लिया। मास्टर लिमिटेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट करती है बास लिमिटेड में। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं वो क्या शर्तें होंगी जिसमें मास्टर जो है वो अब्बास लिमिटेड की सब्सिडरी बन जाएगी या होल्डिंग बन जाएगी। टाइप 2 सवाल।
अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस हाउ अ पर्सन मे बिकम मेंबर ऑफ कंपनी। मेंबर की डेफिनेशन पूछ ली तो पार्ट ए जो है वो क्रैमिंग वाला बन गया 1। Registrar, after registering the memorandum and articles of association, has issued certificate of incorporation to Shabazz Limited। एक कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 300 मिलियन का है। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं इस रजिस्ट्रेशन का इंपैक्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा हुआ है तो पार्ट बी जो है वो हो गया टाइप 2 सवाल। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा है कंपनी के नाम से। License of Cancer Research Association issued under Section 42 of Companies Act was revoked by SCCP। SCCP ने एक इदारे का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था क्योंकि उसके अफेयर्स गलत तरीके से चल रहे थे। ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन सीआरए मेंबर एंड ऑफिसर। अगर ये लाइसेंस रिवोक होगा तो इसका उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। आपको पता है लाइसेंस रिवोक होने के बाद डोनेशन रोक देनी होती है और फिर कंपनी की वाइंडिंग अप और वो सारे प्रोसेस के लिए अप्लाई कर देना होता है। तो टाइप 2 सवाल उसमें इन्होंने कैंसिलेशन ऑफ या रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस के बाद का प्रोसेस पूछ लिया। Identify any 4 criteria on the basis of company formed under Section 42 of Companies Act differs from any other limited liability company। 4 वो बातें बताएं जिसमें जो डिफरेंस है। तो सादा कंपनी में और नॉट फॉर प्रॉफिट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट की 4 शर्तें आपको याद है। एक शर्त ये है कि डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा। तो आप कहें बाकियों में डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसमें डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। फिर उन्होंने कहा था कि हम मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, वहां ऐसा नहीं होता, मेंबर्स को डिविडेंड दे सकते हैं। उन्हें कहा था कि हम पैसा सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगा सकते हैं, बाकी कंपनियां किसी भी जगह लगा सकती हैं। फिर इसके नाम के साथ लिमिटेड नहीं लगाना होता, जबकि यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है, लगाना होता है। ये नहीं लिखेंगे कि ये कंपनी पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में होगी या ये अगेंस्ट नहीं आएगी, जबकि वो आ सकती है। तो 4 में से 3 बातें तो आपको वहीं से मिल गई, एक बात आप खुद से भी लिख सकते हैं। बाकी आप लिखना चाहें तो ये एससीसीपी को अप्लाई करती है, वो नहीं करती। ये ऐसे होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो सेक्शन 42 वाली कंपनियां पहली दफा सारे पास पेपर में पहली दफा आपने देखा है उन्होंने किसी टॉपिक को सेक्शन नंबर से पुकारा है कि सेक्शन 42 वाली कंपनी। तो ये सेक्शन नंबर आपने याद रखना है। सेक्शन 42 का मतलब हमेशा होगा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। टाइप 1 रट्टे वाला है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे 3 कह सकता हूँ, बहुत ही थोड़ा सा। आइडेंटिफाई व्हेन अ बिजनेस इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। कब एक बिजनेस को लाजमी रजिस्टर होना होगा। हमने कहा 20 से ज्यादा बंदे अगर मिलजुल के काम कर रहे हैं तो ऐसा होगा। इसकी 3 एक्सेप्शंस बता दें, 4 दी हुई हैं, 3 आपने बतानी है। टाइप 1 सवाल रट्टा बेस्ड। अली, साबरा, उबैद और आमिर सब्सक्राइबर थे नैंस लिमिटेड के, जो 1 जनवरी 2020 को इनकॉर्पोरेट हुआ और बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ लेदर जैकेट्स करना है। फर्स्ट एजीएम में वो इलेक्ट हो गए डायरेक्टर। ये कंपनी के मेंबर्स भी हैं और ये डायरेक्टर्स भी हैं। 1 मार्च 2022 को अली और साबरा का एक रोड एक्सीडेंट हो गया और दोनों की डेथ हो गई। कंपनी कौन सी? एक पब्लिक कंपनी है, 4 बंदे हैं, अली, साबरा, उबैद और आमिर। अली और साबरा जो है उनका इंतकाल हो गया, अब बंदे रह गए सिर्फ उबैद और आमिर। आफ्टर देयर डेथ आमिर और उबैद वर द ओनली मेंबर्स रिमेन्ड इन द कंपनी। बताएं कंपनीज एक्ट के मुताबिक ड्यूटीज ऑफ उबैद एंड आमिर क्या हैं ऊपर की सिचुएशन में। तो हम ये कहेंगे कि ऊपर की सिचुएशन में उबैद और आमिर के जिम्मे ये है कि वो चूंकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से नीचे चले गए हैं तो वो नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाने की कोशिश करें, या इन 2 बंदों के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनसे कहें कि हाँ भाई ये आपके वालदैन के शेयर्स हैं, आप इसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएं ताकि हमारी कंपनी चलती रहे। और उनको चाहिए कि वो 180 दिनों के अंदर अंदर ये सारे स्टेप्स ले लें। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर उबैद और आमिर ने अपना ये काम सही से नहीं किया? तो हम कहेंगे उबैद और आमिर चूंकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे कंपनी को चला रहे हैं, अगर 180 दिन से ज्यादा उन्होंने कंपनी चलाई और नंबर ऑफ मेंबर्स ना बढ़े तो ये पर्सनली लायबल हो जाएंगे। तो एक टाइप 2 सवाल जिसके अंदर जो है उन्होंने पूछा है कि जी क्या मामला होगा, किस तरह से। वैसे आप इसे चाहें तो टाइप 3 कहते हैं कि हाँ भाई इसमें लॉजिक थी, इसमें आपने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना था। फिर सवाल आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको याद होगा चैप्टर 11 में हम लोगों ने देखा था और बॉडी कॉर्पोरेट इसी चैप्टर में देखा है। तो ये टाइप 1 सवाल। एक सवाल पूछा, एक कंपनी है, उसके रिसर्च मैनेजर ने आपको शेयर होल्डिंग दी है मुख्तलिफ कंपनीज की, 1 2 3 4 5 ये कंपनीज हैं और 5 ही ऊपर आ रही हैं ये, और पांचों वही नाम है। इन पांचों कंपनियों ने इन 5 शेयर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की हुई है।
हर शेयर का 1 वोटिंग राइट है, मतलब उन्होंने सादा एक समरी बनाए ये बताने के लिए कि डीएल और बीपीएल के दरमियान क्या रिश्ता है और सीपीएल और एएल के दरमियान क्या रिश्ता है। मैं सवाल को और पेचीदा कर देता हूँ, मुझे बताएं इनमें से कौन कौन किसकी होल्डिंग और कौन कौन किसकी सब्सिडरी है। टाइम आपके पास है, बैठे न्यूमेरिकल करें। बस टेबल आपके सामने आ गया। मैं पहले समझा दूं इस टेबल को पढ़ना है कैसे। ये कंपनी का नाम है, ये इसका शेयर कैपिटल है। एप्रीकॉट लिमिटेड एएल के 10,000 शेयर्स हैं, बीपीएल के 20,000 शेयर्स हैं, इसके 3 लाख शेयर्स हैं, इसके 4 लाख शेयर्स हैं, इसके 50,000 शेयर्स। ये 10,000 शेयर्स 3,000 सीपीएल ने खरीदे हुए, 3500 डीएल ने खरीदे हुए और 3500 ईएल ने खरीदे हुए। समझ रहे हैं इसको कैसे देखना है। इस 20,000 में से 10,200 एएल ने लिए हुए हैं, 2,000 इसने लिए हुए हैं, 3,800 इसने लिए हुए और 4,000 सीपीएल है। इसके 3 लाख के 3 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं अदर्स ने। अब अदर्स को हमने कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो ताल्लुक है ये इन 5 का इन 5 से। इस 4 लाख में से 288 सीपीएल के पास हैं और बाकी इसके पास हैं। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, आप इस कॉलम को इग्नोर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन कौन किसकी होल्डिंग है। अच्छी तरह से तसल्ली से, अच्छी तरह से तसल्ली से, जवाब इतना सीधा नहीं है। कौन कौन किस किस की होल्डिंग बन रहा है, इसको करें वर्किंग बना के करें, एरो बना के करें जैसे भी, लेकिन आपने ढूंढना है कौन कौन किस किस का क्या। बस रूल जहन में रखना है कि 50% शेयर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से होते हैं और इनडायरेक्टली में आपकी लेयर्स भी आ जाती हैं। ठीक है, बस अगर मैं 5-6 और रिश्ते भी बता दूं, मैक्सिमम निकालें इसमें से। सवाल की रिक्वायरमेंट इग्नोर करें, आपने इन 5 कंपनियों का 5 कंपनियों से रिलेशन बताना है। कौन कौन किस किस की होल्डिंग और सब्सिडरी बन जाती है। चलें जी, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। कौन सी कंपनी सबसे आसान है? सीपीएल। सीपीएल के शेयर सिर्फ अदर्स के पास है, तो सीपीएल सबसे आज़ाद है, यानी सीपीएल की कोई होल्डिंग नहीं होगी, लेकिन सीपीएल लोगों की होल्डिंग हो सकती है। सीपीएल ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है? 3,000 इसके शेयर्स खरीदे हुए, 2,000 इसके खरीदे हुए, 288 इसके खरीदे हुए और 20,000। सीपीएल किसी और की वो नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, सीपीएल आज़ाद है। तो इस वक्त सीपीएल को देखते हैं। सीपीएल की एएल में जो इन्वेस्टमेंट है इग्नोर कर दें, इसमें 10% इग्नोर कर दें, इसमें तो सीपीएल होल्डिंग बन गई डीएल की। सीपीएल होल्डिंग बन गई डीएल की, और इस 20,000 से कुछ हो रहा है। ठीक, इसका मतलब है सीपीएल डायरेक्टली होल्डिंग है डीएल की। ये इनडायरेक्टली भी किसी की होल्डिंग हो सकती है। इनडायरेक्टली में सीपीएल की अपनी शेयर होल्डिंग भी देखेंगे एंड इसकी लेयर। सीपीएल और डीएल ने मिलके, सीपीएल और डीएल ने मिलके मोर देन 50% शेयर लिए हुए, तो सीपीएल होल्डिंग बन गई एएल की इनडायरेक्टली वाले रूल से। अच्छा, ये लेस है, ओके, ये 100%, तो ईएल की भी होल्डिंग बन गई, ये सब्सिडरी बन गई। क्योंकि ईएल भी की सब्सिडरी बन गई और एएल भी बन गई और डीएल भी बन गई, तो सीपीएल इन तीनों के साथ मिलके अगर किसी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले, डीएल, एएल और ईएल। एएल यानी बीपी को छोड़ के ये और ये, इन चारों ने मिलके अगर कहीं खरीदा हुआ हो,
एक ही बच गई, ये वाली, और इसके सारे के सारे शेयर्स, तो CPL होल्डिंग बन गई BPL की भी, ऐसे ही है, BPL की भी होल्डिंग बन गई। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? हमने सबसे आसान वाली उठाई थी CPL, इसके सर पे कोई नहीं था। तो ये लोगों, ये कंपनियों को अपनी लेयर्स बनाती गई। AL की बात करें, AL ने BPL के इतने शेयर्स खरीदे हुए, तो इसका मतलब है कि जो AL है उसकी सब्सिडरी बन गई BPL। BPL इधर भी मौजूद है, तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी सब्सिडरी। AL BPL की होल्डिंग बन गई, तो अब AL और BPL ने मिल के भी जहाँ खरीदे हुए होंगे वो भी सब्सिडी बन जाएगी। AL और शुगर इन्होंने मिल के कहीं और नहीं लिए हुए। AL की कहानी ख़त्म हुई। BPL की कहानी देखें, BPL ने ख़रीदा हुआ है किसी को? नहीं, लेकिन इसको मुख्तलिफ लोगों ने ख़रीदा हुआ है, उसका हम जिक्र, तो एक काम करते हैं, हम एक तरफ से देखते हैं कि किस किस जगह कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। DL ने वो डायरेक्टली होल्डिंग नहीं बनी, होल्डिंग नहीं बनी, EL होल्डिंग बन गई, तो DL बन गई होल्डिंग EL की। चूंकि वो होल्डिंग बन गई, तो अब DL और EL की मिला के शेयर होल्डिंग भी देखनी पड़ेगी। DL और EL की मिला के शेयर होल्डिंग, तो AL भी ये नहीं है, ये DL EL हो गया और AL हो गया। DL EL और AL ने मिलके क्या क्या किया हुआ है? DL AL DL और EL, ये बच गई, BPL बन गई, BPL बन गई। हाँ जी, हम किस किस को देख रहे हैं? AL EL और AL, AL EL और अब EL भी आ गई है साथ, DL EL AL और BPL, यानी इसको छोड़ के बाकी सब। AL होल्डिंग है, सब्सिडी बन गई है, बचती कौन सी अब? CPL, और CPL के शेयर्स तो हैं किसी और के पास, बाकी चारों इसमें कवर हो रही हैं। EL रह गई, EL ने कहाँ कहाँ खर्च किया हुआ है? EL में बचत है, इसमें AL, इनमें से किसी की सब्सिडी होल्डिंग नहीं बन पा रही, तो नक्शा कुछ इस तरह से बना। सवाल ने क्या पूछा था? DL और BPL का आपस में रिश्ता बता। होल्डिंग सब्सिडी का रूल देखते हुए आपने देखना है कि डायरेक्टली आपके पास कितना है और इनडायरेक्टली कितना है। इनडायरेक्टली का मतलब है आपकी लेयर्स के पास कितना है, तो अपना और लेयर्स को जोड़ के अगर 50% से ऊपर चले गए तो आप होल्डिंग बन जाएंगे। ये एक खूबसूरत सा सवाल है कि आपने पूछा था। रिश्ता किससे पूछा है? DL और BPL का आपस में, DL और होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन है। CPL और AL, क्या जवाब में 2 लाइनें लिखनी थी? 8 नंबर, इसका मतलब पूरी वर्किंग दिखानी है। पहले लॉ बताना है, लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है 3 तरीके होल्डिंग सब्सिडरी बनाने के, फिर बताना है कि किस किस ने किस किस में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिर उसकी सब्सिडरी और लेयर्स के साथ मिला के कितना है। तो ये सारी चीज़ें वर्किंग दिखानी है, यानी कि 4 नंबर का ये है और 4 नंबर का ये है।
तो वो भाई जो 4 रिलेशन बता के 3 रिलेशन बता के जो है उन्होंने कहा बस दिस इज़ द मैक्स। तो आई कैप कभी कभी ना बहुत ऊपर खेल रहा होता है। अब आइंदा आपको ये रूल नहीं भूलेगा कि सब्सिडरी के साथ मिला के कैसे काउंट करना है। डन। तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल था ऑटम 2022 का जिसको हम लोगों ने देखा। इसका एक सेकंड पार्ट है, उसका आपसे ताल्लुक नहीं है, वो है कि इनमें से कौन कौन सी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बनाएंगी। अकाउंट्स के चैप्टर में हम जाके पढ़ते हैं कि होल्डिंग और सब्सिडरियाँ मिलके कौन से कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाती हैं।